हेलो दोस्तों, हाय गाइज। मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। हम इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यह कुल मिलाकर राज्य व्यवस्था पर मेरा 7वां वीडियो है और हम इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया की यात्रा आधुनिक इतिहास सन 1600 प्रारंभ की थी और हम आज 1600 से चलकर सन 1784 तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसे सुनने के लिए आप लगातार मेरे वीडियो को सुनते रहें। मैं बड़े ही विस्तार से बारीक चीज़ें आपको अपने वीडियो में दे रहा हूं, जिससे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करेंगे, किंतु यदि उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना भरपूर समर्थन प्रदान करें। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण अधिनियम है, किंतु 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, वे क्या कारण थे जिसके कारण 1784 का एक्ट आया, इसे जानने के लिए हमें अपने पिछले वीडियो में जाना होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया था, जिसके तहत भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य किया गया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह किस कारण से लाया गया था, उसको भी हमने विस्तार से देखा था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जिसके कारण कंपनी दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ गई थी। और ऐसे में कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद से ऋण मांगा था, लोन मांगा था, कर्जा मांगा था। और इस ऋण कर्जे को देने के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी की अनुशंसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया गया था, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ। तो इसे हम विस्तार से पिछले वीडियो में जान चुके हैं, हम इसे नहीं देखते हैं। तो जो कमेटी की सिफारिश थी उसके अनुसार सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें हमने देखा था कि 1773 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में प्रमोट कर दिया गया था। गवर्नर जनरल नामक पद की संरचना की गई थी। साथ ही साथ सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और अधिकारी कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की थी।
किंतु यह अधिनियम, यह एक्ट बहुत जल्दबाजी में लाया गया था। 1772 में कंपनी कर्जा मांगती है और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। तो बहुत कम समय में इस एक्ट को तैयार कर दिया गया। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे इसमें दोष थे और इन दोषों को दूर करने के लिए हमने देखा था कि सन 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था उसमें मुख्यतः से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाया गया था, इन दोनों के मध्य कार्य विभाजन क्या था कि किसका क्या कार्य क्षेत्र होगा, गवर्नर काउंसिल क्या कार्य करेगी और सुप्रीम कोर्ट किन क्षेत्रों में अपना कार्य करेगी। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने कुछ इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। किंतु 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की समस्त खामियां, समस्त दोषों को दूर नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप एक और एक्ट की आवश्यकता पड़ी और हम कह सकते हैं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही, जो उसमें दोष थे, जो उसमें खामियां थी, जो उसमें कमियां थी, उनको दूर करने के उद्देश्य से लाया गया। हम बात यहां भारत की कर रहे हैं। भारत में कमियां खामियां देखी जा रही थी, किंतु ब्रिटेन में क्या हो रहा था। तो 1781 के बाद ब्रिटेन में सन 1782 में संसद में विपक्ष के नेता थे। विपक्ष का जो राजनीतिक दल था उसमें एक बहुत बड़े नेता थे डुंडास। डुंडास जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से खुश नहीं थे। वे उन्हें पुनः ब्रिटेन वापस बुलाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक बिल संसद में रखा। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, हमने देखा था कि 24 सदस्यीय एक निदेशक मंडल हुआ करता था जो कि कंपनी के लिए नियम बनाता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी डुंडास ने सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी कि आप गवर्नर जनरल को वापस बुलाएं। किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वारेन हेस्टिंग्स के कार्य से प्रभावित थे, वे उसका पक्ष लेते थे और डुंडास के अनुरोध को उन्होंने ठुकरा दिया, उसको नहीं माना। फिर डुंडास ने संसद में बिल रखा जो कि गिर गया। उसके बाद जो ब्रिटेन में सरकार चल रही थी वो गठबंधन की सरकार थी। तो जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ फॉक्स, उन्होंने डुंडास से ही प्रभावित होकर एक बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां पर वारेन हेस्टिंग्स की जो शिकायतें थी वो सम्राट से हर कोई कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि मुंबई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी है वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। तो यहाँ के जो गवर्नर थे वो भी सम्राट से शिकायत करते थे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, वे भी सम्राट को वारेन हेस्टिंग्स की शिकायत करते थे। तो शिकायतें लगातार सम्राट को मिल रही थी। ऐसे में जो नॉर्थ फॉक्स ने एक बिल रखा जिसके तहत कुछ सुधार की बात कही गई थी। और उस समय ब्रिटेन में महाराज थे, सम्राट थे जॉर्ज तृतीय। तो कह सकते हैं नॉर्थ फॉक्स ने जो प्रस्ताव रखा वो संसद से गिर गया, संसद में पास नहीं हो सका। और संसदीय मर्यादा में हम देखते हैं कि जब सरकार का कोई प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में यह पहला ऐसा मुद्दा था और आखिरी ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर ब्रिटेन की सरकार गिर गई। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का विषय ऐसा विषय था भारत के लिए, और भारत के लिए पहला और अंतिम विषय जिसके कारण ब्रिटेन में सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो नई सरकार बनना तय होता है। तो विलियम पिट्स जो कि युवा नेता थे, उनके नेतृत्व में इंग्लैंड में नई सरकार बनी। तो ये सारा घटनाक्रम रहा पिट्स इंडिया एक्ट के आने के कारण। यानी कि जब विलियम पिट्स जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बिल पेश किया सन 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो हम आज इस पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आप पूछेंगे सर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा? तो इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम इस कारण रखा क्योंकि विलियम पिट्स उस समय प्रधानमंत्री थे और विलियम पिट्स ने ही यह विधेयक, यह एक्ट संसद में जनवरी 1784 में प्रस्तुत किया और संसद से कहा कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरा मसौदा आपके सामने है। और पिट्स के इस एक्ट को बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात संसद ने अगस्त 1784 में पारित कर दिया और जैसे ही पारित किया तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। यानी कि 1784 का जो एक्ट था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम से रखा। आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। तो अब हम जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट आखिर था क्या। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा सबसे पहला दस्तावेज था, ऐसा दस्तावेज था जिसमें यह कहा गया था कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी जमीनें जीती है, जिस भी भारतीय भूमि पर अधिग्रहण किया है, उस पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य होगा, ब्रिटिश क्राउन का स्वामित्व होगा। यानी कि यह पहला दस्तावेज था जिसमें ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जमीनें भारत में जीती थी, जिनका अधिग्रहण किया था, जो क्षेत्र उसके कब्जे में थे, उसको ब्रिटिश क्राउन ने अपने स्वामित्व में लिया। अब पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी, हम उसको देखते हैं। तो 1773 में एक गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसकी 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी, तो जो कि बहुमत के आधार पर निर्णय करती थी। तो बहुमत के आधार पर जब निर्णय होता था तो 4-1-5 में से 3 का बहुमत होता था। तो 3 सदस्य एक तरफ हो जाते थे फ्रांसीसी के नेतृत्व में और 2 सदस्य एक तरफ। तो गवर्नर जनरल के जो प्रस्ताव रहते थे वो गिर जाते थे। जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया तो उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल को 4 सदस्यों से 1 कम कर दिया गया। यानी कि जो काउंसिल में 4 सदस्य थे उसमें से 1 को घटा दिया गया। अब काउंसिल की सदस्य संख्या रह गई 3 और 1 गवर्नर जनरल, यानी कि 4 सदस्य यदि किसी विषय पर निर्णय करते हैं तो फिर 2-2 का बहुमत होगा। तो एक प्रावधान तो यह किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके 1 सदस्य को कम कर दिया गया। दूसरा इसमें यह कहा गया कि जो उपहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
अधिकारी कर्मचारी लेते थे। हालांकि 73 में भी इसको प्रतिबंधित किया गया था, किंतु गवर्नर जनरल की आड़ में ये उपहार लेने का जो दौर था वो चालू था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को उपहार लेने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपहार ग्रहण नहीं कर सकता था किसी भी देसी महाराजा से, देसी नरेश से या किसी भी भारतीय से। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण फैसला, एक महत्वपूर्ण जो नियम बनाया गया वह यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कि अभी तक व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को देख रहा था, तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक और राजनीतिक दो अलग अलग बोर्ड बनाया गया इसके लिए। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम इंग्लिश में BOC और BOD कहेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समस्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार दिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के लिए नियम कानून बनाने का कार्य दिया गया कि आप केवल व्यापार को देखो कि व्यापार को कैसे उन्नति प्रदान करना है, व्यापार को किस तरीके से बढ़ाना है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि आप भारत की राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों को देखो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया उसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन 6 सदस्यों में एक वित्त मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा राज्य सचिव जो कि वैदेशिक मामलों की देखरेख करते हों, और 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल। जो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, हमने देखा था 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता में, उसके निर्णय के विरुद्ध यदि किसी को अपील करना है तो वो प्रीवी काउंसिल में ही कर सकता था। तो इसी प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बनाया गया और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति या इनकी पदच्युति का जो अधिकार था, इनको पद से जो हटाने का अधिकार था, वो ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, ब्रिटेन के सम्राट को दिया गया। सम्राट ही इनकी नियुक्ति करता था और सम्राट ही इनको पद से हटा सकता था। इनको वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब ये बात विचारणीय है कि कार्य करेंगे ब्रिटिश सरकार के लिए, रहेंगे ब्रिटेन में, किंतु इनको जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। खैर, ये तात्कालिक सरकार का निर्णय था, ब्रिटिश संसद का निर्णय था। तो अब ये जो कार्य क्षेत्र है वो बांट दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासन को देखेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक क्षेत्र को देखेगा। साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। दोहरा शासन हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था का पहला उदाहरण था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि इसी समय 1781-82 के दौर में जो ब्रिटिश क्षेत्र था अमेरिका में जो ब्रिटिश के अधिकार वाली बस्तियां थी, वह ब्रिटेन हार गया था। अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश कंपनियों के जो ब्रिटिश आधिपत्य था उसको समाप्त कर दिया था और अमेरिका वाले आज़ाद हो गए थे।
तो 1784 का जो एक्ट आया वो अब पूरी तरह से भारत पर केंद्रित होकर बनाया गया। इसके पहले ध्यान बटा हुआ था, अमेरिका को भी देखना होता था, भारत को भी देखना होता था, लेकिन अमेरिका में पूरी तरह से ब्रिटेन की परास्त हुई थी और ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका की बस्तियां चली गई थी। तो जिस कारण से भी जो 1784 का अधिनियम आया वो बहुत दूरगामी परिणामों के साथ आया। साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट में एक और व्यवस्था की गई कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भारत में कुछ अवैध कार्य करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो लंदन में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। लंदन में इन अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध निर्णय सुने गए। जैसे ही कोई शिकायत मिलती थी, अधिकारी कर्मचारी को लंदन बुलाया जाता था कि अब आपसे बात विशेष न्यायालय में ही होगी, जिसके भय के कारण यहां पर भारत में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया। अधिकारी कर्मचारी उपहार तो नहीं प्राप्त कर ही नहीं सकते थे, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ एक बात और कही गई कि गवर्नर जनरल जो थे वो अपने अधीनस्थ जो प्रांतीय सरकार थी, जो प्रेसिडेंसियां थी मुंबई और मद्रास, उनके गवर्नरों को बर्खास्त कर सकते थे। यदि गवर्नर जनरल इन गवर्नर के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो उनको बर्खास्त कर सकते थे। यानी कि गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया कि जीजे मिस गवर्नर जनरल, आप सख्ती से आपके जो कार्य हैं उसको संपादित करो, बाकी सब हम देख लेंगे। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को एक और सीमित किया गया कि यदि वह किसी भी राजा से कोई संधि करता है या युद्ध करना चाहता है तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति लेना होगी। अब गवर्नर जनरल स्वयं से कोई भी राजा से ना तो युद्ध कर सकता था, ना ही संधि कर सकता था, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सहमति लेना होगी, आवश्यक कर दिया था। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के महत्व को भी बढ़ाया गया, साथ ही साथ गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि भी की, किंतु कुछ सीमाएं भी लगाई। तो हम कह सकते हैं कि एक से ऊपर एक के ऊपर एक कोई ना कोई बैठा कर रखा जो कि एक दूसरे को नियंत्रित कर सके। तो ये सारी विशेषताएं थी पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 में जो आया था, और मैंने बारीक से बारीक आपको कोशिश की है कि सारी जानकारी दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1786 के अधिनियम को देखेंगे, उसके बाद 1793 में एक एक्ट आएगा और उसके बाद 20-20 वर्षों के लिए एक्ट आएंगे 1813, 1833, 1853। तो 1773 और 1784, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह भी 20 वर्षों के लिए ही आया था, किंतु उसकी कुछ खामियां, कुछ दोष ऐसे थे जिनको दूर करना आवश्यक हो गया था, जिसके लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया और बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही 1786 के अधिनियम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू टू माय यूट्यूब चैनल वॉचिंग फॉर। जय हिंद, जय भारत।